अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है लिमिटेशन एक्ट 1908 का। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेक्शन नंबर 21 से लेकर 29 तक क्लियर करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, अगर उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जनरल रूल हमने समझा सेक्शन 3 की सूरत में, डिसमिसल ऑफ सूट इंस्टीट्यूटेड आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अगर लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद, टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद अगर कोई भी शख्स सूट को दाखिल करता है, सूट को इंस्टीट्यूट करता है, तो वो डिसमिस हो जाएगा। ये जनरल रूल हमने समझा। उसके बाद फिर सेक्शन नंबर 4 से लेकर 24 तक क्या आ गए, उसकी एक्सेप्शंस आ गए। बेसिकली ये जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है ये क्या है, ये हमें टाइम लिमिट बताता है। किस चीज़ की लिमिट बताता है? टाइम लिमिट बताता है कि कितने टाइम पीरियड तक आपके पास एक रेमेडी है, आपके पास एक जो है टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड तक आप जो है कोई भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, आइदर इस एप्लीकेशन दे सकते हैं, आइदर अपील वगैरह कर सकते हैं, रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। अब ये टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट्स का ये भी सवाल था कि सर किसी का 90 डेज़ है, किसी का जो है आपका 3 ईयर्स है, किसी का 1 ईयर है और किसी के 6 मंथ हैं, तो ये आपको टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा? जब आप इसका शेड्यूल पढ़ेंगे। शेड्यूल को पढ़ना कैसे है वो एंड ऑफ द लेक्चर में आपको वो भी समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन पढ़ना आपने खुद से है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अगर कोई ज़ात जज बना सकती है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा आपकी ज़ात खुद है जो आपको जज बना सकती है। मैं यहाँ पर खड़े होकर 5-5 घंटे 6-6 घंटे भी आपको लेक्चर दे दूँ, मेरी ज़ात आपको जज नहीं बना सकती तब तक जब तक आप ख़ुद से जज बनना ना चाहें, जब तक आप ख़ुद से सेल्फ स्टडी करने की स्टेबिलिटी ना रखें। लास्ट टाइम भी क्या हुआ कि 5 घंटों का 5.5 घंटों का एक लेक्चर जो है रिकॉर्ड किया गया। वो जो लेक्चर था 5.5 घंटों का, वो लेक्चर वालेकुम सलाम, वो लेक्चर जो 5.5 घंटों का था वो सिर्फ लॉ गेट वाले स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड किया गया। और एंड ऑफ द क्लास ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वो लेक्चर सुनने के बावजूद भी पास ना हो सके। तो मैंने कहने का मकसद क्या है, अगर आप ख़ुद से जज बनना चाहते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा आपकी ज़ात खुद है जो आपको जज बना सकती है। इसके अलावा कोई भी टीचर आपको जज नहीं बना सकता तब तक जब तक आप अपने अंदर वो एबिलिटी ना लेकर आ जाएं, ठीक है। तो हम लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे थे, तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर सबसे पहले हमने सेक्शन नंबर 3 पढ़ा। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 से लेकर 24 तक जो हमारे पास उसकी कुछ एक्सेप्शंस आ गई। लॉ हमें बताता ही क्या है, पहले हमें जनरल रूल बताएगा, जनरल रूल बताने के बाद हमें क्या बताएगा, उसकी एक्सेप्शन बताएगा। कि जाहिर सी बात है, अगर तो फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि कोर्ट आखिरी दिन पे क्लोज थी, अब हमारे पास क्या रेमेडी है, अब हम क्या रेमेडी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 4 ने हमें ये बताया कि वेयर द कोर्ट इज़ क्लोज्ड ऑन द लास्ट डे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है सेक्शन 5 की एप्लीकेशन बहुत आपको देखने को मिलेगी प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन, उसके अंदर आप कोई भी जो है ग्राउंड दे देते हैं, सीनियर प्रेजेंट नहीं था, सीनियर कहीं और बिजी था, या जो हमारा क्लाइंट था वो कहीं बिजी था, क्लाइंट जो है बीमार था, या कोई विसनेजर हो गया, तो कोई भी एप्लीकेशन वगैरह दे सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद हमने देखा एक क्वेश्चन को जो कि लीगल डिसेबिलिटी की सूरत में था, और फिर क्वेश्चन 9 जो कि कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम की सूरत में था कि वंस द टाइम हैज़ बिगन टू रन, जब एक बार टाइम स्टार्ट हो जाए उसके बाद कोई भी सब्सीक्वेंट इंस्टीट्यूशन, सब्सीक्वेंट जो आपकी डिसेबिलिटी है उसको स्टॉप नहीं कर सकती। अब सेक्शन 9 की रेमेडी क्या है? अब सेक्शन 9 को हमने मिला के पढ़ा था सेक्शन नंबर 6 के साथ। मतलब मैंने आपको सिंपल इतना बताया कि अगर तो कोई शख्स क्या है, डिसेबल है। अब जब वो शख्स डिसेबल्ड है और डिसेबल होने के बाद एबल हो गया वो सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, उसके बाद सूट उसने इंस्टीट्यूट कर लिया और टाइम उसका बिगन हो गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। कुछ सालों के बाद वो क्या करता है, कुछ सालों के बाद वो जो है दोबारा से डिसेबल हो जाता है। फिर अब क्या किया जाए, तो उसकी रेमेडी हमें कौन बताएगा? सेक्शन नंबर 21 बताएगा, ठीक है। क्योंकि लॉ तो क्या है, लॉ हमारे पास रेमेडी भी बताएगा और हमारे को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी बताएगा। और असल में वकील, एडवोकेट वही है जो दोनों साइड्स के जो आपकी साइटेशन है, दोनों साइड्स की जजमेंट्स उसको पता हो कि अगर मैं प्लेंटिव साइड हूँ तो मुझे कौन सी जजमेंट प्रेजेंट करनी है, और मैं डिफेंडेंट साइड हूँ तो मुझे कौन सी जजमेंट प्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो खैर सेक्शन 9, फिर सेक्शन 11 और 12 इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर 12 कंप्यूटेशन पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये लास्ट टाइम भी सवाल आया था सिंध के पेपर के अंदर, रिटर्न के पेपर के अंदर, कि कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सप्लेन करें, जो कि मैंने आपको बताया था 12 से लेकर 14 तक है। फिर उसके बाद हमने 15 से लेके 20 तक पढ़ा
एक्सक्लूजन ऑफ टाइम के कौन कौन से टाइम पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा, और फिर 18 इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड का क्या इफेक्ट है, इसको हमने क्रॉस रेफरेंस के साथ पढ़ा था 12 सीपीसी के साथ। और 19 जो हमें बताता है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, और 20 जो कि बताता है इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डेप्ट, कर्जे वगैरह के बारे में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 21 से ऑनवर्ड। सेक्शन नंबर 21 को जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो हमें किस बारे में बताएगा, वो हमें बताएगा एजेंट ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, एजेंट ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। अब इसको आप किसके साथ मिला के पढ़ें, सेक्शन नंबर 6 के साथ और सेक्शन नंबर 9 के साथ। सेक्शन नंबर 6 ने क्या बताया, लीगल डिसेबिलिटी, और सेक्शन नंबर 6 से आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट कि लीगल डिसेबिलिटी के अंदर कौन कौन से पर्सन्स फॉल करेंगे। फिर सेक्शन नंबर 9 ने हमें क्या बताया कि वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन, एक बार टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, उसके बाद उसको कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी उसको स्टॉप नहीं कर सकती। अब जब डिसेबिलिटी उसको स्टॉप नहीं कर सकती, उसके बावजूद वो किस तरीके से मूव ऑन होगा, ठीक है, उसके बावजूद आप उसको कैसे ऑन उसको जो है कंटिन्यू करेंगे कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर, 21 हमें बताएगा। 21 को ज़रा ओपन करें। सेक्शन नंबर 21 जब हम ओपन करते हैं बुक बैरक के अंदर, तो 21 के अंदर हमें क्या बात बताता है, कहता है कि एजेंट ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। अब कह रहा है कि जो हमारे पास एजेंट्स हैं पर्सन के डिसेबिलिटी, द एक्सप्रेशन एजेंट ड्यूली अथोराइज इन हिज बिहाफ इन सेक्शन नंबर 19 एंड 20 शैल इन द केस ऑफ अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी इंक्लूड हिज लॉफुल गार्डियन, मैनेजर और एजेंट। मतलब इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर आ गया आपका लॉफुल गार्डियन, या फिर एजेंट आ गया, ठीक है, या फिर another person। अब ये पॉइंट आपको क्लियर कर रहा है जो आपको एक मिथ थी, जो आपको एक क्वेश्चन था, क्यूरी थी कि सर अगर तो कोई शख्स लीगली डिसेबल हो, उसके बाद एबल होने के बावजूद वो शख्स अब फर्दर जो है केस को लेके नहीं चल सकता, क्योंकि वो अब डिसेबल से एबल हुआ और एबल होने के बाद फिर कुछ सालों के बाद दोबारा डिसेबल हो गया है और उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है। अब क्या किया जाए, तो अब जो है सेक्शन नंबर 21 के तहत उसका एक लॉफुल गार्डियन अपॉइंट होगा या फिर एजेंट अपॉइंट होगा, जो उसके जो फर्दर सूट है या कोई भी एप्लीकेशन है वो मूव ऑन करेगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 22 ओपन करें। सेक्शन नंबर 22 क्या बताता है, सेक्शन नंबर 22 बताएगा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग एंड एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अब कोई न्यू प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐड हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई इनहेरिटेंस का मैटर देख रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है कोई पार्टीशन का मैटर है जिसके अंदर 4 बहनों को ऐड किया गया, 3 भाइयों को ऐड किया गया, लेकिन जो एक सिस्टर थी जो कि अनमेरिड थी या फिर एक बेवा थी उसको निकाल दिया। उसको क्यों निकाला, क्योंकि वो उस सूबे के अंदर नहीं थी, कहीं और रहती थी, जिसके रीज़न की वजह से उसको निकाल दिया। अब कहने का मकसद ये है कि उसका भी शरिया में हिस्सा है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी में उसका भी बराबर का हिस्सा है जो बाकी बहनों का है, लेकिन उसको निकाल देंगे ताकि उसका भी हक हम खा लें। अब ये यहाँ पर जो न्यू प्लेंटिफ की सूरत में जो ऐड होगा, ठीक है, जो न्यू प्लेंटिफ की सूरत में जो भी शख्स ऐड होगा तब से आपका टाइम डेट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। डेट ऑफ एडिंग ऑफ न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, क्या याद रखना है आपने, डेट ऑफ एडिंग, जिस दिन न्यू प्लेंटिफ को ऐड किया गया। कोई भी प्लेंटिफ आता है वो कहता है कि मैं भी प्लेंटिफ हूँ भाई, मुझे भी ऐड ऑन किया जाए, 110 की एप्लीकेशन मूव हुई कि मुझे भी ऐड किया जाए इस सूट के अंदर, इस सूट के अंदर मुझे भी दाखिल किया जाए, क्योंकि मैं भी एक प्लेंटिफ हूँ, मुझे भी इस प्रॉपर्टी में मेरा भी कुछ हिस्सा बनता है। तो क्या होगा, तो जो जिस डेट को वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐड होगा उस डेट से आपका टाइम कमेंस होगा, उस डेट से आपकी टाइम लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद 23 क्या कहता है, कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड रॉन्ग्स।
23 क्या कहता है, कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड रॉन्ग्स। यहाँ पर ये हमें डिफेमेशन के बारे में कुछ बताएगा। कह रहा है कि वेयर देयर इज अ कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी ब्रीचेस हुए हैं, किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, या फिर यहाँ पर कंटिन्यूइंग रॉन्ग्स हैं, जैसे कि ये आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर जो हम रॉन्ग्स हमने पढ़ा था उसके बारे में बात कर रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कमेंस एट एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच द ब्रीच और रॉन्ग कंटिन्यूज। मतलब कि जब जब आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या हुआ, जब जब आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, या फिर जब जब आपका कोई भी रॉन्ग हैपन हुआ, उस दिन से वो दिन आपका काउंट होगा, उस दिन से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। उसके बाद 24 क्या कहता है, सेक्शन 24 बात करता है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज, नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज। इसका क्या मतलब है, सेक्शन नंबर 24 का जब हमने गो थ्रू किया, कह रहा है कि इन द केस और सूट ऑफ द कंपनसेशन फॉर एन एक्ट विच डज नॉट गिव राइज टू अ काज ऑफ एक्शन। मतलब कोई ऐसा सूट है जिसके अंदर कोई काज ऑफ एक्शन ही अक्रू नहीं हो रहा, जिसके अंदर कोई काज ऑफ एक्शन का ही पता नहीं चल रहा, ठीक है, अनलेस सम स्पेसिफिक इंजरी एक्चुअली रिजल्ट्स, जब तक ये पता चल रहा है कि हाँ भाई कोई स्पेसिफिक इंजरी पहुंची है, ठीक है, मेंटल एग्नी हुई है, कोई स्पेसिफिक इंजरी पहुंची है, लेकिन कोई काज ऑफ एक्शन अक्रू नहीं हुआ, ठीक है। Results therefore the period of limitation shall be computed from the time when the injury results। तो मतलब कि उस दिन से होगी जिस दिन आपको इंजरी पहुंची, जिस दिन आपको क्या हुआ, जिस दिन आपको इंजरी हुई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, उसके बाद सेक्शन नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 क्या कहता है, सेक्शन 25 बताता है कि कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर के बारे में 25 ने क्या बताया, सेक्शन 25 ने हमें ये बताया कि जो भी आपकी सुनवाई होगी, जो भी आपकी टाइम पीरियड जो है काउंट होगा, जो लिमिटेशन एक्ट के अंदर बताया गया, वो सारा का सारा गॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से होगा। गॉर्जियन कैलेंडर क्या है, गॉर्जियन कैलेंडर जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से होगा, जिसके अंदर हर 4 साल के बाद फरवरी के अंदर 29 डेज आते हैं, ठीक है, उस हिसाब से होगा। उसके बाद 26 ने क्या बताया, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। 26 क्या कह रहा है, acquisition of ownership by possession। 26 ने हमें क्या बताया कि ईजमेंट के बारे में, हक के आसाइश के बारे में, हक के आसाइश के बारे में। अभी जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये किस चीज़ के बारे में, अक्वायरिंग ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन के बारे में, और स्पेसिफिक 26 ईजमेंट के बारे में बात करता है। ईजमेंट क्या है, ईजमेंट हक के आसाइश है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझा दी थी कि हक के आसाइश होती क्या है, ठीक है। तो खैर यहाँ पर हमें 26 बताता है वाटर, कैनाल या फिर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी रास्ता वगैरह जो आप 20 सालों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो, जो आप 20 सालों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो, उसके बारे में बताता है सेक्शन नंबर 26। अब 26 ने हमें ये बताया कि वेयर द एक्सेस ऑफ लाइट, एयर, बिल्डिंग हैव बीन पीसफुली इंजॉयड विद द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, मतलब 20 सालों से वो शख्स इंजॉय कर रहा है। एंड वेयर द वे ऑफ वाटर कोर्ट्स के बारे में बताएगा, ठीक है। वेयर द प्रॉपर्टी ओवर विच द राइट इज क्लेम्ड अंडर सबसेक्शन 1 बिलोंग्स टू गवर्नमेंट और सबसेक्शन 1 शैल बी रेड इफ वर्ड्स 20 ईयर्स 60 ईयर्स वर सब्सटीट्यूटेड। तो मतलब कि 20 ईयर्स को सब्सटीट्यूट कर दिया 60 ईयर्स के साथ, जहां पर जो गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है वो बिलोंग करती है किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। मतलब अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो उस 20 साल को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 60 ईयर्स के अंदर। यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने अपना ही फ़ायदा निकाल लिया किसी न किसी लॉ को अमेंड करके। 27 क्या बात करता है, 27 बात करता है ए स्यूज एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिविजन
और सर्विनेंट 27 इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको ये थोड़ा इसकी जो वर्डिंग है वो थोड़ी ट्रिकी है। एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिविजनर और टेनमेंट। इसका क्या मतलब है? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। वो कह रहा है कि ए सूज बी फॉर द डिक्लेरेशन दैट ही इज इंटाइटल्ड फॉर द राइट ऑफ वे ओवर प्रॉपर्टीज लैंड। ए जो है बी के डिक्लेरेशन का सूट दाखिल करता है ये कहते हुए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बिलोंग करती है मुझसे, ठीक है। तो इसने जो सूट दाखिल किया अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 27 किया। किस तरीके से? वेयर एनी लैंड वाटर और ओवर और फ्रॉम विच एनी easement has been enjoyed or delivered had been held under by virtue of interest of the life years exceeding 3 years। मतलब 3 सालों से वो कोई भी राइट वगैरह इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है। फ्रॉम द ग्रांटिंग दे टू द टाइम ऑफ द एंजॉयमेंट, मतलब जितने सालों से वो राइट को एंजॉय कर रहा है, कोई भी वाटर रास्ता हो सकता है, कोई भी गुजरगाह हो सकती है, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सच इजमेंट ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शल बी एक्सक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो उन 3 सालों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उन 3 सालों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिन 3 सालों में उसने कोई भी राइट वगैरह क्लेम किया होगा। तो ये हो गया हमारा लिमिटेशन एक्ट कंप्लीट, ठीक है। 28 ओमिटेड है और 29 सेविंग के बारे में। सेविंग क्या होता है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड क्लास। क्या? सेविंग क्लास। यहाँ पर है नॉट इन दिस एक्ट शल इफेक्ट सेक्शन नंबर 25 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब सेक्शन नंबर 25 क्या है उसको जब आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि वो क्या कहता है। अब सेविंग क्लास क्या हमें बताती है लिमिटेशन एक्ट सेक्शन नंबर 29 की? वो ये कहती है कि अगर इन पूरे के पूरे लिमिटेशन एक्ट में अगर कोई भी ऐसी बात लिखी है जो इससे बेहतर लिखी है या किसी और कानून में लिखी है इससे रिलेटेड या इससे मिलती जुलती, तो आप उस बात को अहमियत देंगे, इस बात को अहमियत नहीं देंगे। अब यहाँ पर रेफरेंस किसका दिया गया? स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 25 का। मतलब सेक्शन नंबर 25 के अंदर अगर कोई बात लिखी हुई है तो वो बात जो है इफेक्ट नहीं करेगी किसको? लिमिटेशन एक्ट के पूरे प्रोविजंस को, यानी कि 29 प्रोविजंस को इफेक्ट नहीं करेगी। फर्दर फिर शेड्यूल के बारे में मैं बता रहा था आपको, शेड्यूल किस तरीके से पढ़ना है। देखिए शेड्यूल पढ़ना बहुत ही ईजी है। इसके अंदर आपने याद क्या रखना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोविजन इसके प्रैक्टिस के अंदर हैं, तो वही आपने याद रख लेना है। अब इसके अंदर ये है कि सबसे पहले हमें ये बताया गया फॉर एग्जांपल कि हम एक जो है कोई भी ऐसा प्रोविज़न निकाल लेते हैं जो कि प्रैक्टिस के अंदर रिक्वायर्ड हो। तो जब आप प्रैक्टिस वाला कोई भी प्रोविज़न निकालेंगे तो उसके अंदर प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, कंपनसेशन, सिंगल बॉन्ड और आर्टिकल 95 इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 95 को जब हम ओपन करेंगे तो वो हमें क्या कहता है? अच्छा, आर्टिकल 95 क्या कहता है? आर्टिकल 95 जो है कनेक्टेड है किसके साथ? फ्रॉड के साथ, 12(2) की एप्लीकेशन के साथ। 12(2) इफेक्ट ऑफ फ्रॉड कह रहा है। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड कब होगा? जनरली इफेक्ट ऑफ फ्रॉड की कोई भी लिमिटेशन है ही नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 95 के अंदर भी उसकी कोई लिमिटेशन बताई गई है। वो क्या कह रहा है? आर्टिकल 95 कह रहा है टू सेट असाइड डिक्री ऑब्टेन बाय फ्रॉड फॉर आइदर रिलीफ ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। यहाँ तक ये आपको पता चल गया है फर्स्ट जो है इसके शेड्यूल के अंदर, यानी कि फर्स्ट इसकी लाइन के अंदर, कि वो बताना क्या चाह रहा है, किसके बारे में वो बात कर रहा है। फिर उसके बाद ये बता रहा है 3 ईयर्स का टाइम पीरियड है। 3 ईयर्स के बाद फिर ये क्या बताएगा आपको कि टाइम पीरियड बिगन कब होगा? व्हेन द फ्रॉड कम्स इनटू नॉलेज ऑफ द पार्टी। नॉलेज ऑफ द पार्टी, पार्टी की नॉलेज में जब वो बात आएगी तब आपका पीरियड जो है टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सारे के सारे शेड्यूल के अंदर, इस पूरे शेड्यूल के अंदर जो भी स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं वो 1 बाय 1 अगर आप पढ़ेंगे, नियर अबाउट कोई 380 हैं, 183 जो आपके प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, इनको पढ़ना कोई इतना कोई जो है मुश्किल का काम नहीं है। अगर 183 आर्टिकल्स आप 2 बार भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो फिर मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो भी क्लियर करवा दूंगा। 183 आर्टिकल्स पढ़ने कैसे हैं? इनका टाइम पीरियड याद रखना है कि किस आर्टिकल का, किस स्पेसिफिक प्रोविज़न का कितना टाइम पीरियड है, ठीक है। अब इसका क्या करें, आप एक चार्ट बना लें कॉपी के अंदर कि 3 साल वालों को एक साइड कर दें, 1 साल वालों को एक साइड कर दें, 6 मंथ्स वालों को एक साइड कर दें, और जो है जिसके 6 ईयर हैं उनको एक साइड करें, 3 मंथ्स वालों को एक साइड कर दें। हैं तो वैसे भी ये असाइडेड, मतलब जो आपका स्केड्यूल है उसको जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको इस तरीके से ही इस मैनर में ही बताएगा कि 3 मंथ्स वाले बताएगा, फिर उसके बाद जब 3 ईयर्स वाले बताएगा तो वो भी एक जो है कंसेक्यूटिव
रो में ही बताएगा, लेकिन क्या आप अपनी आसानी के लिए रफ में इसको जब एक बार लिखेंगे तो भी आपको वो चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।